Q एटम को फेस के सेंटर पर रखा गया था, R को एज सेंटर पर रखा गया था और S को बॉडी सेंटर पर रखा गया था। इसी क्वेश्चन का हम केस 5, इसी का हम लोग केस 5 को देखने जा रहे हैं। केस 5 क्या कह रहा है, तो केस 5 पे हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है केस 5 क्वेश्चन कहता है इफ ऑल एटम फ्रॉम one face diagonal edge removed, calculate the formula of यूनिट सेल। केस 5 का ये क्वेश्चन है कि कहता है अगर हम यूनिट सेल के, कहता है इफ ऑल एटम क्वेश्चन कहता है अब यहाँ से कि इफ ऑल एटम फ्रॉम वन फेस डायगोनल इज रिमूव्ड। सबसे पहले हम लोग पी एटम को कॉर्नर पे डाल देते हैं। अगर हम फेस डायगोनल से एटम को रिमूव करेंगे तो एटम रिमूव कौन कौन से होंगे, कॉर्नर पीस कितने रिमूव होंगे, कॉर्नर पीस में 2 एटम क्या होंगे, रिमूव होंगे। उसके बाद फेस सेंटर से 1 एटम रिमूव होगा, 1 एटम क्या होगा, रिमूव्ड होगा। तो पी कॉर्नर पीस, यानी कॉर्नर पीस पे नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, पी क्या है, कॉर्नर एटम है और इसमें कॉर्नर एटम कितने होता है, 8। 2 एटम हट जाएंगे तो कितने होंगे, 6। और इसका कंट्रीब्यूशन बताया गया था 1/8, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4। तो पी के एटम क्या हो जाएंगे, 3/4 होंगे। उसी तरह क्यू एटम को कहाँ रखा गया है, फेस सेंटर पे, और इसमें फेस के सेंटर कितने होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस सेंटर होते हैं और 1 एटम निकल जाएगा तो ये कितना होगा, 5। और इसका कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का 1/2 होता है, 1/2 होता है, विच इज इक्वल टू 5/2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू 5/2। उसके बाद आर को रखा गया है एज सेंटर पे, एज सेंटर, तो एज सेंटर 12 होते हैं और इसमें से 0 एटम रिमूव हो रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 यानी 3। आर क्या होगा, 3 होगा। एस है बॉडी सेंटर और एस कितना होता है, 1, और इसमें से निकाला क्या जा रहा है, बॉडी सेंटर से तो निकाला ही नहीं जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो इसका 1 और इसका कंट्रीब्यूशन 100 यानी 1 और एस 1। तो फार्मूला ऑफ यूनिट सेल यही हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, P 3/4, Q 5/2, R 3, S 1। अब इसको हम ये 1 यूनिट सेल का फार्मूला है, अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको 4 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P 3, Q 10, R 12, S 4 हो जाएगा। ये टोटल यूनिट सेल का फार्मूला होगा, ये 1 यूनिट सेल का फार्मूला होगा। हम लोग केस 5 को देख लिए कि फेस डायगोनल को रिमूव करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। उसी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसी का ये रिमेनिंग पार्ट सब चल रहा है। अब हम इसका केस 5 देख लेते हैं। कहता है इफ ऑल एटम along body diagonal is removed। अब सारे एटम को हम किसके बॉडी डायगोनल वाला निकाल लेते हैं,
बॉडी डायगोनल, इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अगर बॉडी डायगोनल को हटाएंगे तो दो कॉर्नर पीस का एटम और एक बॉडी सेंटर एटम क्या होगा, मिसिंग होगा। तो कॉर्नर का अब पी एटम की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 पहले था, अब इसमें से 2 एटम निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और कॉर्नर पीस का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/4, यानी पी का क्या हो जाएगा, पी 3/4 हो जाएगा, ये कॉर्नर के लिए। उसी तरह क्यू एटम फेस के सेंटर पे है, तो फेस सेंटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बॉडी डायगोनल को रिमूव करने पे, तो फेस सेंटर का क्या होगा 6 और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 विच इज इक्वल टू 3, यानी क्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद आर एटम है जो एज के सेंटर पे है, तो एज सेंटर पे है, तो इसके एटम कितने होंगे 12, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बॉडी डायगोनल को निकालने से, तो डायरेक्ट इसका कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी R3। इसके बाद है लास्ट है एस, जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर, जाहिर सी बात है बॉडी डायगोनल को रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी सेंटर का आइटम ये वाला रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो पहले 1 था और 1 निकल गया तो ये क्या होगा 0, यानी S 0 हो जाएगा। तो अब इस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P 3/4, Q 3 हो जाएगा, R 3 और S 0। ये 1 यूनिट सेल का है। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, पूरे टोटल का निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा P3 Q12 R12 और S 0। तो ये हो जाएगा टोटल यूनिट सेल का फॉर्मूला। केस 5 है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। ये केस 6 है, ये केस 6 है, जिसमें ये कह रहा है इफ़ ऑल एटम फ्रॉम फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर इज रिमूव्ड। अब कहता है कि हम सारे एटम को निकाल रहे हैं इस केस में, कहाँ से, फेस के सेंटर से। तो कॉर्नर पीस तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, उसी का पार्ट चल रहा है। कॉर्नर पीस को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेस सेंटर के पीस को क्यू से, एज सेंटर को आर से और बॉडी सेंटर को एस से। इस क्वेश्चन में हमको केवल किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, फेस सेंटर को। तो कहता है ऑल एटम, इफ ऑल एटम फ्रॉम फेस सेंटर, ठीक है ना, उसको निकालना है। तो फेस सेंटर कितने होते हैं 6 होते हैं, और 6 एटम को निकालने की बात हो रही है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कहता है विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मान लो इस फेस के सेंटर से इस वाले एटम को निकाल देंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस के एटम को हम नहीं टच करेंगे। यानी इस, अगर मान ली ये कमरा है तो अगर इस फेस के एटम को अगर हम निकाल लेते हैं तो जस्ट इसके सामने वाले एटम को हम नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे। उसी तरह ऊपर वाले फेस से अगर एटम को निकालेंगे तो नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा, और सामने वाले बोर्ड से अगर एटम को निकालेंगे तो इस तरह छोड़ना होगा। तो फेस सेंटर पे जो एटम रहेंगे, तो फेस सेंटर से हम कितने एटम को निकाल रहे हैं, फेस सेंटर में टोटल एटम 6 होते हैं, टोटल फेस 6 होते हैं, तो फेस सेंटर भी 6 होगा। अब इसमें से हम 3 ही एटम निकाल पाएंगे जो विचार क्या है, नॉट अपोजिट। एक एटम यहाँ से निकालेंगे तो एक ऊपर वाले फेस से, अगर एक हम बैक फेस से निकालेंगे तो फ्रंट फेस से नहीं निकालेंगे। तो ऐसे 3 एटम को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 यानी 3/2। और पी तो वैसे ही कॉर्नर एटम रख रहे हैं, तो पी को तो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो कॉर्नर पीस कितना होता है सॉरी कॉर्नर पीस 8 है, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है, यानी 1 है। आर को हम क्या बोले हैं, एज सेंटर बोले हैं, एज सेंटर। तो ये टोटल एटम कितने होते हैं 12, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 विच इज इक्वल टू 3। ये एस होता है, एस क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे एटम कितने हो जाएंगे 1, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1 यानी 1। तो फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा P1, उसके बाद है Q 3/2, R 3 और S1। अब इसको ये 1 यूनिट सेल का ये 1 यूनिट सेल का है, टोटल यूनिट सेल का फार्मूला निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये सिंपल नंबर हो जाए। तो ये P2 हो जाए,
P2 होगा, Q3, R6 और S2, ये होगा टोटल यूनिट सेल। तो ये हम लोग जो अभी पार्ट ऑफ क्वेश्चन किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सारों क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी पे नोट करके पुनः आप फिर से ट्राई कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन का क्वेश्चन रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि मास ऑफ दिस यूनिट सेल, इसका अगर मास पूछ लेगा तो क्वेश्चन में वहाँ पे P एटम का मास देना पड़ेगा, Q एटम का भी मास मेंशन करना होगा, R एटम का भी मास मेंशन करना पड़ेगा और S एटम का। जैसे इसका मास दे देगा तो इसका मास इंटू 1 एटम, उसी तरह Q का मास इंटू 3/2 करेंगे, R का मास इंटू 3 करेंगे और S का मास इंटू 1 करेंगे। तो मास जब दिया होगा और 1 यूनिट सेल का कहेगा तो याद रखेंगे ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये ऊपर वाले में डाल करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगला है जिसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। उससे पहले आप इसको नोट कर लें, वीडियो हम पॉज कर रहे हैं। अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कहता है 8 रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग। मतलब ये पैकिंग के इफेक्टिवनेस को बताता है कि कितना पैकिंग हम लोग करा पा रहे हैं। देखो अभी हम लोग एटम का, हम लोग क्रिस्टल के स्टडी करेंगे, तो क्रिस्टल के स्टडी में एटम का पैकिंग दो तरह से किया जाता है। एक तो हम 3D में पैकिंग पढ़ेंगे और एक पैकिंग फ्रैक्शन को हम 2D में पढ़ेंगे। तो दो तरह का हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D। हम 2D में बात कर रहे हैं, 2D में पैकिंग कैसे कराते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला से पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का, वो होता है एरिया कवर्ड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। हम जब 2D में पैकिंग कराएंगे तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं कि एरिया कवर्ड बाय ऑल एटम इन 1 यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल एरिया। जैसे मान लो 2D में जैसे ये हमारा बोर्ड है, अब हम इस बोर्ड को भरने की बात कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास इस साइज के टाइल्स है और इस साइज के टाइल्स से हमको इसके मतलब डालना है, इसको पैक करना है। तो आप बताओ क्या हम इसको 100% कवर करा पाएंगे? नहीं, कहीं न कुछ वॉइड्स रह जाएगा। ये जो वैकेंट पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड्स। तो हम 100% कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मतलब क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्या करेंगे, टोटल एरिया कवर्ड बाई टाइल्स डिवाइड बाई टोटल एरिया ऑफ बोर्ड कर देंगे। तो इसमें कितना इफेक्टिवनेस है हमको पता चल जाएगा 2D में। हम अभी फार्मूला को बात कर लेते हैं, फिर हम 2D को आगे बात कर लेते हैं। अब उसी तरह बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D। 3D में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का, तो ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला हम 3D में यूज करेंगे। जैसे मान लो ये कमरा है, कमरा क्या है हमारा 3D है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैलून ला करके डाल रहे हैं। तो इस बैलून को हम इस कमरा में डाल करके इसको पैकिंग कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर हम बैलून रखेंगे तो ये पूरा 100% कवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें वाइट स्पॉट रह जाएगा। तो उस केस में हम पैकिंग फ्रैक्शन इस कमरे का निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम उस बैलून के द्वारा ऑक्यूपाई हुआ है
उस वॉल्यूम को लेकर के डिवाइड कर देंगे इस कमरे के वॉल्यूम से, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, दो चीज़ों के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक 2D मॉलिक्यूल के लिए और एक 3D मॉलिक्यूल के लिए। तो हम 2D पैकिंग की बात कर रहे हैं, तो 2D पैकिंग में अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम इसके बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D मॉलिक्यूल के लिए बात कर लेते हैं, 2D मॉलिक्यूल में हम कैसे करेंगे। तो कहता है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D स्ट्रक्चर, इसके लिए हम कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 डायमेंशन में पैकिंग कितने तरह की होती है ये देख ले। 2 डायमेंशन में पैकिंग दो तरह की होती है। 2D में पैकिंग दो तरह की होती है। पहला होता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। तो 2D में दो तरह की पैकिंग हम लोग कराते हैं, एक स्क्वायर पैकिंग होता है और दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग कैसे, जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड क्या है 2D है, अब इस बोर्ड पे हमको टाइल्स लगाने हैं इस साइज के, तो हम इस टाइल्स को ऐसे लगाते चले जाएं। स्क्वायर पैकिंग के लिए हम टाइल्स को जस्ट इसके नीचे ही डालेंगे। अब क्या कर रहे हैं, हमको स्क्वायर पैकिंग कराना है। तो स्क्वायर पैकिंग हम कब बोलेंगे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, इसी पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। ये स्क्वायर पैकिंग है, ABCD। सबसे पहले हम स्क्वायर पैकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, ये बोर्ड है, इस पे हम लोगों ने इस शेप के टाइल्स को बिछाना शुरू कर दिया। अब इस टाइल्स के जस्ट नीचे हम दूसरे टाइल्स को ला दिए, तो ये स्क्वायर पैकिंग कहलाता है। स्क्वायर पैकिंग में हमारे पास ये यूनिट सेल बन रहा है, यूनिट सेल हेयर यूनिट सेल क्या है, ABCD इज अ यूनिट सेल। ये क्या है, ABCD क्या है, यूनिट सेल है। और यहाँ पे ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मान लेते हैं A है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस R है, और ये भी क्या है, R है। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2R। A किसके बराबर है, 2R के बराबर है। तो अगर हमको पता चल गया स्क्वायर का साइड क्या है, 2R है, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होगा, यानी A स्क्वायर। A का वैल्यू क्या है, 2R का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब फोर्थ में हम लोग ये निकालेंगे कि इसमें कितने एटम आ रहे हैं इस कमरा में, इस स्क्वायर यूनिट सेल में, इस स्क्वायर के यूनिट सेल में एटम के कितने पार्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला पार्ट इस C एटम का, मान लो ये C एटम है, और इस D एटम का ये वाला पार्ट आ रहा है, A एटम का ये वाला पार्ट आ रहा है, B एटम का इतना पार्ट आ रहा है, और ये जो पार्ट रह रहा है इस पार्ट को हम वॉइड्स बोलते हैं। खाली वैकेंट स्पेस को क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स बोल रहे हैं। तो आप देखो एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है, Z को बोलते हैं, Z होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होता है। तो अब देखिए एक एटम का 1/4 आ रहा है, 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में आ रहा है। तो वैसे कितने एटम है, 1 2 3 4। तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल एटम कितने आ रहे हैं इस यूनिट सेल में, 1 आ रहे हैं। और एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर टाइप का है, टाइल्स क्या है, सर्कुलर है। तो हमको फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
टाइल्स के जगह पे हम एटम लिखते हैं। एरिया ऑफ एटम हम क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर पार्ट पे डाला गया है, कैपिटल आर लिख देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। हमको इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। 6 में हमसे क्या पूछा जा सकता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे जेड, यानी जेड इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है, 4r स्क्वायर। अब ऊपर में कहिएगा कि सर है जेड इंटू पाई आर स्क्वायर, आप कैसे लिख दिए, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन 2D में क्या लिखते हैं, 2 डायमेंशन में, एरिया कवर्ड बाई ऑल एटम इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एरिया कवर्ड हुआ है। तो टोटल एरिया को हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू एरिया ऑफ 1 एटम। जैसे अगर 10 एटम है तो 10 एटम को हम लिख लेंगे और एक एटम के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो 200 एटम का हम एरिया निकाल लेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटम्स क्या है बाबू, एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, एटम्स आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पे एरिया ऑफ जो टाइल्स ले रहे हैं सब टाइल्स क्या है, आइडेंटिकल है, छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल साइज के है। तो अब जेड कितना आया है, 1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, यानी पाई बाई 4, और इसी पाई बाई 4 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.78। यानी अगर ये पैकिंग फ्रैक्शन 0.78 है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, 78% होगा। कितना होगा, 78% ऑफ अवेलेबल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई टाइल्स। इसमें जो अवेलेबल एरिया था उसका 100% एरिया में से कितना, अगर स्क्वायर पैकिंग करा रहे हैं तो कितना परसेंट कवर हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, 78% कवर कर लेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही रिमेनिंग पार्ट ये क्या कहलाता है, वॉइड्स। इसमें जो रिमेनिंग होगा, जैसे ये 6 है तो 7th पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। और ये वॉइड्स का परसेंटेज कितना है, कितना हो जाएगा, 22%। तो याद रखें, हम 2D में 2 तरह की पैकिंग कराते हैं, एक होता है स्क्वायर पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग जब कराते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन जैसे बोर्ड को एज्यूम करके हमने टाइल्स को डाल दिया। अब ये एटम को डाल करके हम इसके जस्ट एटम के नीचे एटम डाल देंगे तो वो स्क्वायर पैकिंग कहलाता है। इसमें ABCD यूनिट सेल है, हेयर ABCD क्या है, यूनिट सेल है। अब ये A इक्वल टू क्या है, 2r है, तो एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी A इक्वल टू 2r है तो डाल देंगे तो 4r स्क्वायर रहेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा, इफेक्टिव कितने एटम इस यूनिट सेल में आ रहे हैं, तो एक एटम का 1/4, तो वैसे 4 है तो 1/4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ एटम क्या ले लेंगे, पाई स्क्वायर। 2D में हम क्या ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइल्स की बात किए हैं। और ऑल एटम आर क्या है, ऑल एटम आर क्या है, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। सारे एटम क्या है, आइडेंटिकल है। पैकिंग फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला डाल करके निकाले हैं तो 78%। तो याद रखेंगे स्क्वायर पैकिंग में हम कितने, अगर 2D में पैकिंग करा रहे हैं तो 2 तरह का, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर पैकिंग में कितना परसेंट होता है, 78% अवेलेबल एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है 100% में, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइड्स, और इसमें 22% वाइड्स होता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ये हेक्सागोनल पैकिंग की बात कर लेते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग हम कैसे करते हैं, ये भी 2D में ही पैकिंग का दूसरा सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एटम को थोड़ा बड़ा साइज बना देते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड एटम को इसके बीचों बीच ला करके डालना होता है। सेकेंड एटम, इस तरह से हम पैकिंग करा रहे हैं। अब थोड़ा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एटम के जस्ट नीचे एटम को डालते तो वो स्क्वायर पैकिंग कहलाता है, लेकिन अब की बार हम एटम को क्या कर दिए, थोड़ा आगे खिसका दिए, तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, हेक्सागोनल पैकिंग कहलाता है। ये कैसा पैकिंग कहला रहा है, हेक्सागोनल पैकिंग।
ये भी इसी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। और ये 2D में होता है। इसमें यूनिट सेल A B C D E F, तो यहाँ पे हेयर यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल H A B C D E F, ये हमारा यूनिट सेल है जो किस शेप में है, इन द शेप ऑफ हेक्सागोन। किसके शेप में है, हेक्सागोन के शेप में है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हर एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी ये दोनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है। ये सब, ये भी कांटेक्ट में है। थोड़ा फिगर से थोड़ा इधर उधर हुआ है तो माइंड नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं हेक्सागोनल है और A इज इक्वल टू क्या है, 2R है। इसका साइड्स किसके बराबर है, 2R के बराबर है। तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ, हमको सेकेंड क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोन। किसके फॉर्म में है, हेक्सागोन है, यानी हेक्सागोनल है। तो जाहिर सी बात हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हेक्सागोनल है तो हम इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। कितने का फॉर्मेशन होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मान लो A B है तो इसको मान लेते हैं O मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। ABO का एरिया निकाल करके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ABO कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो हमको तो पता है इसका बेस क्या है, इसका जो बेस है यही ना है, और बेस क्या होगा, हो 2R होगा, 2R है। लेकिन हाइट हमको नहीं पता है, यानी हमको हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट हमको निकालना होगा। इसको हम अलग इसका एक पिक्चर बनाते हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ। ये A B O है और इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या है, 2R है। ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, 2R है। ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, 2R है। और तो आपको तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा बाबू, 60 डिग्री होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमको यही हाइट निकालना है। तो इस हाइट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, या h यहाँ पे लिए हैं तो इसको h ही मान लेते हैं। तो अब यहाँ से h हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/h। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए आप देखें परपेंडिकुलर क्या होगा, जरा h होगा, इसका परपेंडिकुलर यही होगा। तो परपेंडिकुलर हम h लिख देंगे और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2R। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h डिवाइड बाई 2R। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे हम डाल देंगे √3/2 इंटू इज इक्वल टू h/2R। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी R इक्वल टू h इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, √3R। अब इस h का वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इस h के वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है। 6 इंटू 1/2 कितना, 1/2 इंटू बेस क्या है, 2R, और हाइट कितना आ गया, √3R। 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6√3R इंटू R क्या हो जाएगा, R²। तो हमको एरिया ऑफ यूनिट सेल पता चल गया। ठीक है,
तो हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी क्लियर कर लिया, A इक्वल टू 2R और एरिया ऑफ हेक्सागोन हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाला भी है, ठीक है ना। ये कैसे निकाला है इसको पुनः कंप्लीट करके पुनः एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका थर्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड बताता है इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। किसको बताता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यानी इस यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं। तो यूनिट सेल तो अपने पास यही है, ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर में कितने एटम आ रहे हैं? एक तो ये पूरा एटम आ रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे उस यूनिट सेल में? 100, यानी 1 लिख देंगे प्लस। अब देखो ये कितना एंगल होगा, तो ये टोटल एंगल क्या होगा? 120 होगा। तो एक सर्कल का एक एटम, जैसे मान लो एक एटम ऐसा है और इसका 1/20 पार्ट क्या आ रहा है? ऐसे आ रहा है। जैसे मान लो इसका 1/20 पार्ट इधर आ रहा है, तो 120 पार्ट इधर और 120, टोटल पार्ट कितना होता है? 360 होता है। 360 में कितने पार्ट आ रहे हैं एक यूनिट सेल में? 120 आ रहे हैं, यानी 120 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे? 360, यानी कितना होगा? 1/3। यानी कितना पार्ट आ रहा है एक एटम का? 1/3। वैसे कितने एटम है? तो 6 एटम है। तो क्या कर देंगे? 6। तो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं? 3। तो जेड इफेक्टिव पता चल गया। फोर्थ है अपने पास एरिया ऑफ एटम। एरिया ऑफ एटम हम क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। फिफ्थ हमसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा, शॉर्ट में लिख देते हैं पीएफ। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? जेड इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ क्या है? यूनिट सेल। तो जेड हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आया है? 6√3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और जेड का वैल्यू कितना आया? 3। तो 3 पाई बाई 6√3। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा, यानी पाई बाई 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम डाटा लिख दे रहे हैं, ये आता है 0.90 और इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा? 90%। यानी 2D में अगर हम एटम को अरेंज कर रहे हैं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट दे रहे हैं एटम को, तो कितना परसेंट हम एरिया को कवर कर रहे हैं? 90% अवेलेबल एरिया, यानी 100% में 90% को कवर कर ले रहे हैं। 10% जो पार्ट रह जाएगा, तो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट इज कॉल्ड वाइड्स बोलते हैं। और वो वाइड्स कितना परसेंट होगा? 10% होगा। तो ये क्लियर हो गया। ध्यान रखें, हम 2D में 2 तरह का अरेंजमेंट करते हैं, एक स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल। स्क्वायर अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें 78% अवेलेबल एरिया को ऑक्युपाइड किया जाता है, और हेक्सागोनल में कितना हम लोग ऑक्युपाइड करा लें? 90% अवेलेबल एरिया ऑक्युपाइड कर ले रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए दोनों में कौन सा बेटर अरेंजमेंट होगा, हेक्सागोनल होगा कि स्क्वायर होगा? हेक्सागोनल होगा। हम लोगों ने देखा कि हेक्सागोनल बेटर होगा। इसलिए बेटर होगा क्योंकि हेक्सागोनल में हम 90% एरिया को क्या कर ले रहे हैं? कवर कर ले रहे हैं। और स्क्वायर में हम लोग कितना कर रहे थे? मात्र 78% कर रहे थे। इसमें वाइड्स पार्ट्स 10% आ रहा है, उसमें वाइड परसेंट 22% जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा स्पेस वैकेंट रह जा रहा है। तो याद रखें, हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल में कौन सा पैकिंग बेटर होगा? हेक्सागोनल इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। इस बात को आप नोट में भी लिख लेंगे कि हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे। ये तो नॉर्मली आपको इसको एक बार और हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप देख लेंगे। यहाँ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा। और ये दोनों एटम टच कर रहे हैं, तो ये रेडियस अगर R है तो ये भी R होगा, और ये डिस्टेंस को अगर A मान लेते हैं तो A इक्वल टू 2R होगा। एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो यूनिट सेल क्या है? ABCD जो हेक्सागोन के फॉर्म में है,
तो हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, हमने ये ट्रायंगल एज्यूम किया था, ABO इसको लिखे थे, और इसी से हम लोगों ने यहाँ पे 6 लिख देंगे। एरिया को हम कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिए, हाफ 6 इंटू हाफ, बेस इसका कितना होगा 2r के बराबर होगा। हाइट हमको नहीं पता था, तो हाइट को निकालने के लिए हम इसी का इस ट्रायंगल का FBD निकाल दिए, फ्री बॉडी डायग्राम इसको खींच दिए, और इसमें ये ट्रायंगल को यहाँ पे हमने बना दिया ABO। इसमें ये हाइट हमको निकालना है, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया H। ऑल साइड्स इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो हमको ये हाइट निकालना है, तो यहाँ से हमने साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ साइन 60 है, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा P/H। यहाँ परपेंडिकुलर को हम लोगों ने क्या लिया है H, तो H डाल दिए P के जगह पे, और हाइपोटेनस किसके बराबर है 2r, तो 2r डाल दिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइड बाई 2, √3/2, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं, √3/2 इक्वल टू H/2r, 2 से 2 कट जाएगा, H इक्वल टू क्या लिखेंगे √3r। अब इसी H के जगह पे इसको उठा के रख देंगे तो हमको एरिया ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ पे भी लिख दिया, एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल 6 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2r है, और हाइट हम लोगों ने निकाला है √3r, इसको डाल दिए तो एरिया ऑफ यूनिट सेल निकल गया। अब इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो आप देखो एक एटम तो ये बीच वाला 100% आ रहा है इस हेक्सागोन में, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 ले लेंगे। उसके बाद ये जो है इस तरह कितना 120 पे कितने आ रहे हैं 6 एटम आ रहे हैं। 120 अगर यूनिट सेल में आ रहा है एटम का पार्ट, तो उसका कितना पार्ट आएगा 1/3 पार्ट आएगा, क्योंकि 360 का एंगल होता है। तो 120 आ रहा है तो इसका 1/3 इस एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा। और वैसे कितने एटम है 6, तो 1/3 इंटू 6 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ एटम हम πr², पैकिंग फ्रैक्शन को हम 2D में निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं Z इंटू πr² डिवाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू एरिया ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। Z हमारे पास कितना है 3 है, यहाँ 3 डाल दिए हैं, πr², तो r से r² कट जाएगा, इसको डालेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू π क्या हो जाएगा 2√3। इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो 0.90 आएगा। इसका पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन तो इतना, और पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा 90% होगा, और रिमेनिंग पार्ट वर्ड्स 10% होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। फ्रैक्शन फॉर 3D, हम 3D में पैकिंग फ्रैक्शन, 2D में तो हम लोगों ने बात किया था 2 तरह का पैकिंग होता है, स्क्वायर और हेक्सागोनल, तो वहाँ हम लोगों ने देखा हेक्सागोनल इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D। 3D में पैकिंग फ्रैक्शन का अपने पास फॉर्मूला आया था, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय all atoms in 1 unit cell divided by total volume of unit cell। ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये फॉर्मूला देखा था, थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोगों ने बात भी किया था। तो पैकिंग फ्रैक्शन 3D में स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक होता है, छोटा सा एक टॉपिक है जिसको देख लेते हैं, वह है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CN। क्या लिखते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट मीन्स द नंबर ऑफ, इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स touching to a
particular atoms is called कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम टचिंग टू अ पार्टिकुलर एटम। जैसे मान लो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एटम बना लेते हैं। अब इस एटम को टच करने वाले कितने एटम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने एटम टच कर रहे हैं? एक मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एटम डाल देते हैं, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 3 एटम टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा द नंबर ऑफ एटम टचिंग टू अ पार्टिकुलर एटम। एक एटम को टच करने वाले जितने एटम होंगे, उसी एटम को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा इफेक्टेड होगा, अगर एटम का साइज बड़ा कर देंगे तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। कहता है इफ साइज ऑफ एटम्स increases then coordination number decreases। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? घट जाएगा। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को बात कर लिया। अब यहाँ से हम अपनी आगे की बात स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम इन वन यूनिट सेल डिवाइड बाय क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस फॉर्मूला से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं एक यूनिट सेल ले लेते हैं जो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक यूनिट सेल जो क्यूबिकल यूनिट सेल है। क्या है? क्यूबिकल यूनिट सेल है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें वॉल्यूम है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यू होगा। क्या हो जाएगा? ए क्यू होगा। वेयर ए इक्वल टू क्या होगा? एज लेंथ ऑफ क्यूब होगा। एज लेंथ ऑफ क्या होगा? क्यूब होगा। तो हम लोगों ने एक क्यूबिकल यूनिट सेल लिखा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। क्यूब है तो ए क्यू होगा ही, साइड का क्यूब होगा, और ए क्या होगा? एज लेंथ होगा। अब हम जैसे मान लेते हैं एटम, अगर हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव एटम कितने होंगे, तो इफेक्टिव एटम को हम लोगों ने क्या लिखा है? जेड। अगर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स की बात करें, तो एटम्स का वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? यहाँ वॉल्यूम ऑफ एटम किस में ले रहे हैं? 3D में ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्फीयर हो जाएगा। फुटबॉल, टेनिस बॉल जैसे आप लोगों ने देखा है ना, वैसा हो जाएगा। तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। अब सारे एटम क्या ले लेंगे? आइडेंटिकल ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू? ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। सारे एटम हम क्या ले लेंगे? आइडेंटिकल ले लेंगे। तो उसका हम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जेड बताएगा कितने नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का। याद रखेंगे 3D में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम है, और जेड बताएगा कितने एटम उस यूनिट सेल में आ रहे हैं। अगर 2 आ रहे होंगे तो 2 लिख करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। तो इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, जहाँ पे जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, कितने एटम आएंगे एक यूनिट सेल में, उसको जेड बताएगा। और वी यूनिट सेल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? यूनिट सेल। अब हो सकता है वो क्यूबिकल हो या क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें। डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसी को डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम लोग डेंसिटी का तो फॉर्मूला जानते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लिख दें, डेंसिटी ऑफ किसका? यूनिट सेल, तो यहाँ क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
ये हो जाएगा। तो हम डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख देंगे, मास ऑफ यूनिट सेल। कहने का मतलब यूनिट सेल का मास क्या होगा, मास ऑफ एटम ही होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ एटम डिवाइड बाई क्या हो गया हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ किसका, यूनिट सेल का एक फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ एटम डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम जैसे बात कर लेते हैं इसमें कितने एटम होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड बताता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इनटू मास ऑफ क्या लिख देंगे, सिंगल एटम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लिए, जेड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इंटू मास ऑफ वन एटम, यानी 10 एटम है तो पहले 10 एटम का संख्या इंटू मास ऑफ सिंगल एटम। कहता है इफ, ये तब हम लिखते हैं जब सारे एटम क्या होते हैं, इफ ऑल एटम क्या होते हैं बाबू, एटम्स आर आइडेंटिकल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब ऑल एटम क्या होते हैं, आइडेंटिकल है। तो 3D में हम जो एटम डालेंगे वो आइडेंटिकल ही होगा। अब हम इसको थोड़ा फॉर्मूला को और एक्सपेंड कर लेते हैं। कैपिटल एम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर मास। और ये मास होता है, इट इज द मास ऑफ कितना एटम, Na एटम, यानी 1 मोल एटम का मास होता है। तो अगर हम एक एटम का मास निकालेंगे तो मास ऑफ सिंगल एटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाई Na, यानी एक एटम का मास को हम m बाई Na भी लिख सकते हैं, यानी 1 मोल का मास डिवाइड बाई 1 मोल, यानी Na कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल एटम का मास निकल जाएगा। अब यहाँ मास ऑफ एटम के जगह पे ये वाला मास ऑफ एटम के जगह पर m बाई Na से उस मास ऑफ एटम को रिप्लेस कर देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा dz m डिवाइड बाई Na इंटू वी, वेयर जहाँ पे z बताता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, m क्या है, मोलर मास होगा। तो अगर हमको यूनिट सेल का कहेगा डेंसिटी निकालने के लिए तो क्वेश्चन में हमको क्या देगा, मोलर मास हमको देगा। उसका Na बताता है क्या बाबू, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स को बताएगा। और V क्या है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D। जैसे हम लोगों ने 2D में पढ़ा था, 2 तरह का पैकिंग होता है, स्क्वायर और हेक्सागोनल। उसी तरह 3D में भी पैकिंग होता है, इसमें 4 तरह का होता है। हम 4 तरह के पैकिंग को बेसिकली स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। सेकेंड होता है जिसको शॉर्ट में SC बोलते हैं। सेकेंड नंबर में आता है बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल, जिसको BCC बोलते हैं। थर्ड में होता है फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल, इसको FCC बोलते हैं, या इसी को CCP बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, यानी सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग इसी में होता है। फोर्थ हम लोग जो स्पेशल टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग, SCP पढ़ेंगे फोर्थ। तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है और ये जो CCP का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, दोनों का लगभग सेम ही होता है। लगभग सेम क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल से। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल किसको कहते हैं, तो कहता है व्हेन ऑल एटम्स आर present only on the corner of ट्यूब। जब एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिंपल टाइप बोलते हैं। यहाँ एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप बोलते हैं। एटम क्या होता है, 3D में हम लोग एटम को डाल रहे हैं तो इसको सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें ये जो दोनों एटम होते हैं, दोनों एटम क्या होते हैं, बोथ एटम आर इन कॉन्टैक्ट होता है। क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या होता है,
कि जो एटम्स होते हैं क्या होता है, एटम्स आर इन कांटेक्ट होता है। एटम क्या चीज में होता है, कांटेक्ट में होता है, इस तरह से होता है। जैसे मान लो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल जो होता है उस टेनिस बॉल को हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से पैकिंग कर दिया। 4 टेनिस बॉल को इस तरह से क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब इधर में भी क्या करते हैं, 4 टेनिस बॉल को वैसे ही पैक करके इसके ऊपर इस टेनिस बॉल को ला देंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। 3D में स्ट्रक्चर है, थोड़ा आप इमेजिन करके इसको विजुअलाइज करें। टेनिस बॉल डाल दिया गया है 4 को एक साथ, और इसको इसके ऊपर ला करके हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को बोलते हैं क्या बाबू, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें ये जो होगा लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, एज लेंथ ऑफ क्यूब बोलेंगे, और ये बराबर होगा, इसी को ए बोलते हैं, और ये बराबर होगा इस एटम का रेडियस और इस एटम के रेडियस, दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइड के बराबर होगा। तो इसमें सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल का पहला पॉइंट है कि यहाँ पे ए बराबर होता है किसके, 2r का, क्योंकि ये दोनों एटम क्या चीज में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। दूसरा इसमें होगा, सेकेंड पॉइंट इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें z का वैल्यू कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो इस यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे होंगे एक यूनिट सेल में, तो इस कॉर्नर पीस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और ऐसे कितने कॉर्नर है, 8 है, तो कितना आ जाएगा, 1/8 × 8 1, यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, 1 आएंगे। थर्ड में हमसे पूछ लिया जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर को समझेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं ताकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर को विजुअलाइज कर पाए। यहाँ एक, तो यहाँ ध्यान देखिए, ये तीनों एटम क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में। इस एटम को हम ले लेते हैं, इस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ज़रा आप सोचिए इसको। यहाँ देखिए ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से ये ए है, इस एटम का डिस्टेंस क्या है, ए है, और इस एटम का डिस्टेंस क्या है, ए है। ये तीनों एटम इससे क्या है, कांटेक्ट में है। तो एक यूनिट सेल में 3 एटम कांटेक्ट में है। उसी तरह एट द सेम टाइम जो एटम ए नीचे होगा, उसी तरह एक एटम होगा ए ऊपर, जो इसके साथ क्या चीज़ में होगा, कांटेक्ट में होगा। ए डिस्टेंस पे एक एटम होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ए एटम इस डायरेक्शन में होगा, सेम डिस्टेंस पे ए एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ए डिस्टेंस पर एक एटम इधर है, तो एट द सेम टाइम एक एटम इस डायरेक्शन में होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो आप ज़रा मुझे बताएं, इस सेंट्रल पीस को, इस सेंटर पीस को कितने एटम टच कर रहे हैं, 3 इधर 3 उधर, कितने कर रहे हैं, 6 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। बोलो समझ में आ गया क्या। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले A = 2r हो गया, ये पता चल गया ये। अब अगर हमसे पूछा जाए फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालते हैं, क्या होगा, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2r है, तो 2r का क्यूब कितना होगा, 8r क्यूब। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम भी निकल गया। फिफ्थ में हमसे ये पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 πr क्यूब। अब आप क्या कर लें, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। हमसे ये पूछा जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन = PF = अभी हम लोगों ने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, Z इंटू क्या था, 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाई क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही फार्मूला अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो आप ज़रा मुझे बताइए, सिंपल क्यूबिक में Z का वैल्यू कितना आया है, Z का वैल्यू कितना है, 1 है। Z का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ Z का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया सिंपल क्यूबिक में, 8r क्यूब। कितना आया है, 8r क्यूब।
तो यहाँ से RQ से RQ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 यानी पाई बाई 6। पाई बाई 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट याद ही करेंगे, ये आता है 0.52, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.52। इसके बाद होता है पैकिंग इफिशियंसी, क्या होगा तब पैकिंग इफिशियंसी होगा 52%। यानी अगर 3D में हम सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट कर रहे हैं, एटम को अगर 3D में सिंपल क्यूबिक में अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा, टोटल अवेलेबल एरिया का कितना करेगा 52% ये क्या कर लेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसी रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड वाइड। उसको क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, और उसी वाइड्स बोलते हैं। और ये कितना होगा 48% वाइड्स होगा। तो याद रखें, सिंपल 3D में सबसे पहला हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन किया सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 52%। इसको आप याद रखेंगे, जिसको पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.52। अब हम लोग इसका डेंसिटी पूछा जा सकता है हमसे, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला आया था, ZM डिवाइड बाई Na इंटू वी। इस फार्मूला को याद ही रखेंगे। अब सिंपल क्यूबिक में डाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए हम क्या लेंगे, Z का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। मोलर मास हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास हमको क्या होगा, ये गिवन होगा, क्वेश्चन में हमको देगा ही। उसके बाद Na का वैल्यू क्या होगा, ये भी दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम लिख लेंगे 6.22 या 23 इंटू 10 के पावर 23। और भी आपको दिया होगा, सिंपल क्यूबिक में भी का वैल्यू क्या लेते हैं AQ, और AQ का वैल्यू क्या होगा 2R का होल क्यूब। क्लियर है। तो इस तरह से डाल करके एक हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस डेंसिटी का एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई में पूछा गया है। मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कई बार जेई में पूछ लिया गया, जेई के मेंस में भी पूछा गया है। तो फिलहाल आप इसको वीडियो को नोट कर ले। An element X has molecular weight 100 gram, is crystallizes as simple cubical unit cell if the radius of atom is 5 angstrom, calculate density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है, कहता है एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट एक्स हुज मॉलिक्यूलर वेट क्या है 100 है, क्रिस्टलाइजेस एज सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। हम उसको क्या किस में अरेंज कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में डाल रहे हैं। जैसे एक एलिमेंट है एक्स, ये एक्स क्या है एलिमेंट है, जिसको हम कहाँ रखते हैं सिंपल क्यूबिकल में डालते हैं। तो हमको क्या निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ZM डिवाइड बाई Na इंटू वी। सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में हम अरेंज कहाँ कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हम क्या लेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए हम Z का वैल्यू कितना लेंगे 1। क्वेश्चन में मोलर मास कितना गिवन है, मोलर मास कितना है 100 है, तो ये 100 क्या होगा ग्राम होगा, मोलर मास होगा। उसके बाद Na का, इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो Na का कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कहता है टेक Na इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 23। तो Na का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 6 इंटू 10 के पावर 23 दे दिया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस 5 एंगस्ट्रम दिया है। तो A इक्वल टू क्या होता है 2R होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। तो 2 इंटू R क्या ले लेंगे 5 एंगस्ट्रम,
विच इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम होगा, 5 टू 10 यानी 10 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। ये आ जाएगा, हमको साइड पता चल गया किसका, क्यूबिकल यूनिट सेल का। आप ध्यान दें क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में हमको निकालना है, तो पहले इस मीटर को किस में चेंज कर ले, सेंटीमीटर। तो 10 इंटू क्या लिखेंगे, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो साइड पता चल गया। अब सीधा फार्मूला में डाल देंगे, फार्मूला में डालेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड का वैल्यू कितना लेंगे 1, मोलर मास कितना 100 ग्राम, डिवाइड बाई Na का वैल्यू कितना लेना है 6 इंटू 10 के पावर 23, ये ले लेना है। और वॉल्यूम कितना लेना है, A पता है तो इसका क्यूब कर देंगे, 10 इंटू 10 के पावर -8 का होल क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अब ज़रा इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 100 ग्राम डिवाइड बाई 6 इंटू क्या लिखेंगे 10 के पावर 23, इसको करेंगे तो कितना होगा, क्यू हो जाएगा और 8 3 जा कितना होगा 24, और 3 घट जाएगा तो कितना होगा 21 हो जाएगा, 10 के पावर -21। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम बाई कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्या होगा 1/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको डेंसिटी निकल गया। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो आज के क्लास में हम यहीं तक, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो यहीं हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर रहे हैं क्लास को। अगले क्लास में हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल से हम लोग बात कर लेंगे।